नमस्कार। सलाम वालेकुम। हम आज चर्चा करेंगे एक मार्क्सवादी विचारक, एक नव मानवतावादी विचारक एम एन रॉय के ऊपर। मानवेंद्र नाथ रॉय। हाँ, अब ये विचार करना, ये समझने वाला है। अब आप कई संकट में आ गए कि ये विचार कहाँ है। हाँ हाँ। और कमला देवी, हाँ वो प्रोफेसर में। ठीक है, तो एम एन रॉय की पहले चर्चा करेंगे, फिर कमला देवी की चर्चा करें। अब नहीं, अब मजबूर है क्योंकि कमला देवी तो पता नहीं होगी नहीं होगी, ये तो चर्चा भी हो जाएगी। यही शुरुआत करते हैं यहीं से। कोई नहीं, ऐसा मत करो आप, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हो सकता है ना कई कई सीधे कुछ देवेंद्र रोहित शायद बाई चांस ही कोई, क्योंकि ये पता नहीं क्यों ना स्कूल लेक्चर कॉलेज लेक्चर इनमें से ना ये बहुत बड़ा विचारक है जिसको हटा दिया गया है। तो आप ये मत सोचो, अगर आपका सिलेबस चेंज होगा ना तो एक विचारक तो पक्का जुड़ेगा। वो कौन सा जुड़ेगा? एम एन रॉय जुड़ेगा, बाकी कोई जुड़े नहीं चाहिए जुड़े। बाकी तो है ही। तो पिछली बार कमला देवी ये नए आ गए थे और कुछ से हट गए थे, तो ऐसा तो एम एन रॉय का ना बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि बाकी ना सब धाराओं का प्रतिनिधित्व है। प्राचीन काल वाले हो गए हैं, मध्य काल के विचारक हो गए हैं, आधुनिक काल में सारी धाराएं हो गई है। चाहे वो राष्ट्रवादी धारा हो या धार्मिक राष्ट्रवाद अध्यात्म राष्ट्रवाद वाला हो, चाहे वो समाजवादी धारा हो, चाहे उदारवादी धारा के ये हो गए आपके दादा भाई नौरोजी जैसे। लेकिन मार्क्सवादी धारा का एक भी विचारक नहीं है अपने। तो ये विचारक जुड़ सकता है एम एन रॉय। एम एन रॉय मूलतः बंगाली थे, और बंगाल में कोई एक क्षेत्र, एक जिला है 24 परगना, वहां ये पैदा हुए। और देखिए, अस्तित्ववाद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व का निर्धारण स्वयं करता है। और एम एन रॉय का जीवन आपको वैसा ही मिलेगा कि इन्होंने अपने अस्तित्व का निर्धारण स्वयं किया है। दो प्रकार के वो होते हैं बच्चे। एक वो बच्चे होते हैं जिनके अस्तित्व का निर्धारण किया जाता है, एक वो बच्चे होते हैं जिनका अस्तित्व वो स्वयं निर्धारित करते हैं। अरविंदो घोष की जीवन का एक जो पार्ट था वो निर्मित किया गया था, भाई आप पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, वहां से पढ़ेंगे, ये बनेंगे, ये नहीं बने वो अलग मुद्दा है। ये आप आईसीएस में जाएंगे। अरविंदो घोष नहीं गए, वहां तक तो थे ही, आधी आधी मतलब युवा हुए तब तक तो थे। नौकरी के बाद उन्होंने अपना अस्तित्व अलग कर लिया था, फिर घर वालों की नहीं मानी। एम एन रॉय तो जीवन के शुरुआती चरण से ही ऐसे थे कि उन्होंने पूरे अस्तित्व स्वयं निर्धारित किया। तो एम एन रॉय को अगर जीवन हमें समझे तो हमें इसको तीन पार्ट्स में बांटना होगा। एम एन रॉय के जीवन का वो चरण जब वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, पहले तो ये चरण करेंगे अपन, और साथ साथ इनकी कहानियां भी चलती जाएगी, बीच में हुआ क्या था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। दूसरा वो चरण है जब ये मार्क्सवादी थे, और तीसरा वो चरण है जब ये नव मानवतावादी थे। तो ऐसे करके ये तीन चरण है इनके। अरविंदो घोष के संदर्भ में भी कुछ याद आ रहा होगा, ऐसे चरण किए थे कि वो पहले थे वो क्रांतिकारी थे, फिर वो उग्र राष्ट्रवादी हो गए, क्रांतिकारी से उग्र हो गए, और अंत में आध्यात्मिक राष्ट्रवादी हो गए। उनके जीवन के तीन चरण है, ऐसे ही इनके जीवन के भी तीन चरण है। ये जो चरण चला इनके जीवन में, ये लगभग 1901 से लेके और 1900 और
15 तक चला। ऐसा कोई हार्ड फास्ट बंटवारा नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा ये है, एक एक महीने महीने का हिसाब किताब नहीं करेंगे अपन। 1901 से 15 तक वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद वो होता है जो देश की आजादी के लिए बमों को और बंदूकों को आवश्यक मानता है, हिंसक क्रांति को आवश्यक मानता है, वो होता है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो ये शुरुआती चरण में ऐसे ही थे। और बंगाल में जो युगांतर न्यूज़पेपर निकलता था अरविंदो घोष के भाई का, और अनुशीलन समिति बना रखी थी बंगालियों ने, उससे ये जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति से। उसी दौरान ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की तरह कार्य किया करते थे। इस दौरान कुछ टाइम जेल में भी रहे इस उम्र में ही। बाद में फिर संकट बढ़ा कि अब जेल जाने की बारी फिर आई इसी दौर में। तब ये देश छोड़कर चले गए और घूमते घामते और अमेरिका पहुंच गए। अब देखिए अमेरिका पहुंच गए हैं, अब इनका कौन सा चरण शुरू होता है? मार्क्सवादी। वहां जाके उनको एक चीज पता चल गई, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य को। अभी ये मानवेंद्रनाथ राय नहीं है, बल्कि क्या है, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य हैं अभी भी। ये इनका मूल नाम है, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। अब जब नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य अमेरिका पहुंचा तो वहां जाके उसने अपना नाम चेंज कर लिया, नरेंद्रनाथ ने, क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहे थे। तो अपने नाम छिपाने के लिए उन्होंने नाम क्या रख लिया? मानवेंद्रनाथ रॉय रख लिया। और उसके बाद के इनका जितना भी चिंतन है, राजनीतिक सार्वजनिक गतिविधियां हैं, वो सब किस नाम से हैं? फिर एम.एन. रॉय के नाम से। अमेरिका जाके उन्होंने अपना ये नाम रख लिया। ठीक है, अब ये हो गए हैं नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य से एम.एन. रॉय, और उन्होंने ये वाला रास्ता छोड़ दिया, बम और बंदूक वाला, और अब वो मार्क्सवादी हो गए। 1916 में जब ये यूएस पहुंचे तब ये मार्क्सवाद के संपर्क में आ गए थे, और साल भर बाद उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और 1917 में पड़ोसी देश मेक्सिको में चले गए। मेक्सिको, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये 3 बड़े देश हैं। ऊपरी ऊपर कनाडा है, फिर नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका है, और उसके नीचे मेक्सिको है। कई बार आपने मेक्सिको का नाम तब सुना है जब ट्रंप ये कहा करता था कि मैं अमेरिका और मेक्सिको की जो सीमा है वहां क्या खड़ी कर दूंगा? दीवार खड़ी कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे मेक्सिकन है ना, वो अवैध रूप से कहां घुस आते हैं? यूएस में घुस आते हैं। तो ये अमेरिका से मेक्सिको चले गए और वहां जाके और समाजवादियों के संपर्क में आए। धारा प्रभावित पहले हो चुके थे, वहां कोई बोरोडिन करके एक समाजवादी नेता था, उसके संपर्क में आए। और इस व्यक्ति के प्रयास देखिए कि इन्होंने फिर मेक्सिको में मैक्सिकन सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पार्टी बाद में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो गई थी, यही पार्टी। तो एक क्वेश्चन तो ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता है वो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक रह चुका है? संस्थापक सदस्य है। और एक अकेले मेक्सिको में नहीं, 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, और उसके गठन में भी मुख्य भूमिका किसकी थी? एम.एन. रॉय की। ये नहीं कि एकमात्र संस्थापक थे, और भी नेता थे, लेकिन ये भी मुख्य भूमिका में थे। तो 2 देशों में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का इनको श्रेय दिया जाता है। एक है मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जो किस पार्टी के नाम से बनी बाद में? मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी। उस देश, दूसरे देश में जाके और वहां एक राजनीतिक दल का गठन कर रहे हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो 1925 में बनी थी, उसके भी ये संस्थापक सदस्य रहे हैं। अब ये जब मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े और मैक्सिको में क्रांति करने के प्रयास किए, तो इन बिटवीन ये लेनिन के संपर्क में आए, और उसके बाद फिर ये लगातार जुड़े रहे रशियन साम्यवादी नेताओं से। कार्ल मार्क्स ने और इन लोगों ने मिलकर और एक फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से एक साम्यवादी संगठन खड़ा किया था।
इस फर्स्ट इंटरनेशनल को बाद में लेनिन ने नया रूप दे दिया, उसको बोलते हैं कोमिंटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कोमिंटर्न पहले ये फर्स्ट इंटरनेशनल कहलाता था, फिर सेकंड इंटरनेशनल बना। इंटरनेशनल का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर समाजवादियों को इकट्ठा करने के लिए कार्ल मार्क्स ने इन लोगों ने प्रयास किया था, वो तो था फर्स्ट इंटरनेशनल। इसका स्वरूप चेंज कर दिया क्योंकि अब ये सत्ता में आ गए हैं लेनिन और ये, इन्होंने नाम रख दिया है कोमिंटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, और उसका स्वरूप चेंज कर दिया कार्ल मार्क्स वाले का। अब एम.एन. रॉय कोमिंटर्न से जुड़ गए और लेनिन ने इनको फिर जो पूर्वी एशिया और मध्य एशिया है इस साइड का काम सौंपा कि यहां आप है वो मार्क्सवाद का प्रचार प्रसार करेंगे। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया और इस साइड में पूरा काम ये खुद देखा करते थे एम.एन. रॉय। लेनिन के बड़े विश्वास पात्र आदमी थे कोमिंटर्न से जुड़ने के बाद। तो ये वो दौर है जब ये कोमिंटर्न से जुड़े हुए। इस दौर में लेनिन से इनकी वैचारिक बहस भी होती है कॉलोनियल क्वेश्चन को लेके। कॉलोनियल क्वेश्चन का तात्पर्य है उपनिवेशों को लेके, और इनकी लेनिन से बहस होती है। बहस का तात्पर्य है कि इनकी जो वार्षिक बैठक होती है, उस वार्षिक बैठक में सारे विचारक हैं वो अपनी अपनी थीसिस लेके आते हैं, और उस पूरी बैठक या कॉन्फ्रेंस का एक टॉपिक डिसाइड कर दिया जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर आज चर्चा होगी। तो आपका कहना क्या है, कोमिंटर्न को क्या स्वरूप लेना चाहिए? अब पहले तो कई बार संदर्भ में नहीं आता कि कोमिंटर्न है क्या। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितने भी मार्क्सवादी संगठन है, चाहे वो दबाव समूह है चाहे राजनीतिक दल हैं, उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए यूएसएसआर के नेतृत्व में एक संस्था गठित की गई थी। नाम क्या रखा गया? कोमिंटर्न। अब इस जब कोमिंटर्न में ऐसी कोई बहस हो रही थी तो कॉलोनियल क्वेश्चन को लेके और लेनिन और एम.एन. रॉय में बहस हुई, उसको हम इस नाम से जानते हैं, लेनिन राय बहस। ऐसी कई बहस हम पहले भी देख चुके हैं। एक की थी निकोलस पोलांजा की बहस की थी रोल्फ मिलीबैंड के साथ, राज्य का स्वरूप क्या है, रोल्फ मिलीबैंड और निकोलस पोलांजा। ऐसी एक बहस हम पहले भी कर चुके हैं, वो अधिकारों की उत्पत्ति को लेके थी। उसमें एक थे एडमंड बर्क और दूसरे थे थॉमस पेन। तो पेन बर्क बहस भी हम कर चुके हैं। एक बहस हुई किस मुद्दे को लेके? उपनिवेशवाद के मुद्दे को लेके, जिसकी बाद में व्याख्या कर लेंगे, एक बार इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि जीवनी कर रहे हैं। उपनिवेशवाद के मुद्दे को लेके लेनिन और राय के मध्य बहस हुई। तो ये बहस तो चलती रहती है, दोनों के थीसिस विचार अलग अलग थे, लेकिन लेनिन और राय के संबंध जब तक लेनिन जिंदा था अच्छे बने रहे। 1924 तक आते आते लेनिन की डेथ हो गई। डेथ हो गई तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ा। ट्राटस्की तो बोला कि मैं बनूंगा मुखिया यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, और स्टालिन बोला कि लेनिन का वास्तविक उत्तराधिकारी तो कौन हूं, मैं हूं। तो राय ने पक्ष धरता कि स्टालिन की, और सौभाग्य से कौन बन गया? स्टालिन ही बन गया। शुरुआत में 2 साल तक स्टालिन के और रॉय के संबंध ठीक रहे। बाद में संकट तब आया जब स्टालिन धीरे धीरे अधिनायकवादी होने लगा और उसने पार्टी के ऊपर और सरकार और नौकरशाही पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया और तानाशाह बन गया। तब लेनिन उससे थोड़ा सा खार खाने लगा और वैचारिक मतभेद शुरू हुए। पहला संकट तो यह था स्टालिन की जो तानाशाही प्रवृत्ति थी वो। दूसरा, लेनिन को भेजा गया कि आप चीन में ये जो माओ और ये लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप इनमें कोऑर्डिनेशन करके और यहां क्रांति को स्वरूप दीजिए। ये जब यहां गया तो इसकी बहस हो गई यहां चीन के मार्क्सवादी नेताओं से, इनके विचार आपस में नहीं मिले। तो चीन के नेताओं ने राय की शिकायत कर दी स्टालिन को, तो स्टालिन खार खा गया। और एक मुद्दा जिसने आग में घी का काम किया वो है 1928 की डीकोलोनाइजेशन को लेके एक थीसिस थी। स्टालिन और राय की फिर बहस हो गई इस कॉलोनियल मुद्दे के ऊपर, उपनिवेशवाद वाले मुद्दे के ऊपर। तो स्टालिन कुछ और बोल रहा था और राय कुछ और बोल रहा था। इसके बाद स्टालिन का इनका बैर हो गया और 1929 में स्टालिन ने इनको कोमिंटर्न से क्या कर दिया?
बाहर कर दिया। उसके बाद इनको मारने का भी प्रयास हुआ, लेकिन ये बच गए। फिर बाद में छुप छुपा के, क्योंकि भारत में इनके ऊपर कैसे चल रहे थे, ये जब भागे थे तब कई, तो बाद में ये भारत आए, तो भारत आते ही और इनको कहां ठोक दिया गया, जेल में ठोक दिया। ये 31 से लेकर 36 तक कहां रहे, फिर जेल में रहे। तो ये वो दौर है जब ये क्या थे, मूल मार्क्सवादी थे, यानी परंपरागत मार्क्सवादी थे इस दौर में। तो ये हम एक पूरा दौर कर चुके हैं, अमेरिका के जाने से लेके और जेल में जाने से पूर्व तक ये क्या है, ये मूल मार्क्सवादी है। अब है तो ये प्रभाव तो इनके ऊपर अब भी मार्क्सवाद का है, लेकिन अब 1916 अमेरिका पहुंचे और 1930 मान लो वापस कहां आ गए हैं, भारत आ गए हैं। फिर जेल चले गए हैं 1930 से लेके और 1936 तक, अब बाहर आ गए हैं। 1936 में बाहर आते ही और इन्होंने क्या ज्वाइन कर ली, कांग्रेस, और वहां सक्रिय भूमिका निभाने लगे। अब कांग्रेस हमने कई बार पढ़ा है कि ये तो एक छात्र संगठन था, और रजनी कोठारी कहते हैं ये तो एक पूरा सिस्टम था, एक प्रणाली थी जिसको कांग्रेस प्रणाली बोलते हैं। इस प्रणाली के तहत कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे विरोधी समूह अलग अलग तरीके से काम करते रहते थे। छाता तो एक था, लेकिन स्वरूप अलग अलग थे। तब उन्होंने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस मैन के नाम से एक लीग बनाई, यानी एक समूह बनाया। अब ये फिर एक क्वेश्चन तैयार हो गया, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन। अब इसका काम यह था कि कांग्रेस की नीतियों को साम्यवादी स्वरूप दिया जाए, मार्क्सवादी स्वरूप दिया जाए, कांग्रेस के अंदर ही रह के और कांग्रेस की नीति रीति बदली जाए। अब कांग्रेस में हम ये रीति नीति कांग्रेस की कैसे बदलेंगे, कांग्रेस में से बहुत सारे दबाव समूह काम किया करते थे। ऐसा ही एक दबाव समूह जो काम किया करता था वो हिंदुओं का किया करता था, जो दक्षिणपंथी हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते थे। ये मदन मोहन मालवीय और ये भी सारे कहां काम किया करते थे, लाला लाजपत राय और ये सारे कांग्रेस के अंदर काम किया करते थे। ये चाहते थे कि कांग्रेस किसकी तरफ झुक जाए, हिंदुओं की तरफ। कुछ वहां मुस्लिम थे, वो चाहते थे किसकी ओर झुक जाए, मुस्लिम की ओर। वहां दलित भी थे, वो कहते थे दलितों की ओर झुक जाए। वहां ये लोहिया और जेपी नारायण और ये सारे थे, ये चाहते थे कि कांग्रेस लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर झुक जाए। और ये लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन क्या चाहती है कि कांग्रेस किस ओर झुक जाए, मार्क्सवाद की ओर झुक जाए। तो ये बनाया। ये 3-4 साल तक कांग्रेस में काम करते रहे। संकट आया 1940 में। 40 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, और जो एक तरफ थे वो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, वो थे मौलाना आजाद, और सामने खड़े हो गए एमएन रॉय। तो स्वाभाविक हारना ही था, क्योंकि मूलतः कांग्रेसी है ही नहीं है। तो ये चुनाव हार गए, और हारते ही और कांग्रेस छोड़ दी और खुद की एक पार्टी बना ली, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। हिंदी तो अजीब सी है, इंग्लिश ठीक है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, हिंदी तो ये है कि उग्र लोकतांत्रिक संगठन या अमूलवादी लोकतांत्रिक पार्टी। ये पार्टी बना ली, और इस पार्टी को उन्होंने जिंदा रखा 1948 तक। 8 साल तक इस पार्टी को बढ़ाते रहे। इस पार्टी में उन्होंने जो छोटे देशी बुर्जुआ हैं, निम्न देशी बुर्जुआ जिनको बोलते हैं, वो छोटे पूंजीपति व्यापारी जो छोटे हैं, ये बिरला और ये नहीं, छोटे पूंजीपति। दूसरे इसमें मजदूरों और किसानों को जोड़ा। तो ये मजदूरों की, किसानों की और छोटे जो यानी निम्न जो देशी बुर्जुआ होते हैं, उनका ये संगठन था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी मूलतः ये किसानों का और मजदूरों का संगठन था, जो तीव्र परिवर्तन करना चाहते थे देश के अंदर। तो ये इस पार्टी का गठन किया। 48 तक आते आते उन्होंने देखा कि अब ये चलने वाला नहीं है, तो फिर इन्होंने ये काम छोड़ दिया और लोकप्रिय राजनीति भी छोड़ दी। और अब ये क्या बन गए हैं, नव मानवतावादी, न्यू ह्यूमनिस्ट बन गए हैं, और ये न्यू ह्यूमनिज्म का प्रचार प्रसार करने लग गए। तो अब ये दूसरा चरण था ना, इसमें 3 है। देखिए 1916 से लेके और 1948 तक ये कितने चरणों में काम चल रहा है, 3। पहले में ये मूल मार्क्सवादी है, लेनिन से स्टालिन से जुड़े हुए हैं।
फिर स्टालिन को बाहर निकाल दिया तो ये आके कांग्रेस से जुड़ गए, फिर कांग्रेस से भी बाहर हो गए, अपनी कौन सी पार्टी बना ली, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो एक तो ये पार्टी याद कर लो, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। एक लीग है, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस में, ये ठीक है। 2-3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए। अब 1948 तक आते आते इनका फिर लोकप्रिय राजनीति से विश्वास उठ गया। तब ये नव मानवतावाद का प्रचार प्रसार करने लगे। अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे नव मानवतावाद क्या है। और इसी का प्रचार करने के बाद इन्होंने वहां एक देहरादून रहते थे, देहरादून में कोई इंडियन रेनेसा करके और एक इंस्टीट्यूट बनाया, भारतीय पुनर्जागरण संस्थान। उसमें वो रहा करते थे और नव मानवतावाद पे लिखा करते थे और इसके लिए काम किया करते थे और संगठन तैयार किया करते थे इसके प्रचार प्रसार के लिए। और वहीं रेनेसा संगठन में देहरादून में इनकी क्या हुई, 54 में डेथ हो गई। तो ये थे इनके 3 चेहरे। पहला चेहरा जब ये बमों और बंदूक की बातें कर रहे हैं। दूसरे चेहरे में फिर कितने चेहरे हैं, 3। ये मार्क्सवादी हैं, ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और खुद की पार्टी भी गठित कर ली है। फिर सब कुछ छोड़ के क्या बन गए हैं, नव मानवतावादी बन गए। ये तो इनका जीवन था। अब इसी जीवन को ऐसी समझ में आ जाएगा बस, क्योंकि ये चीजें अब थोड़ी देर में बार बार आने शुरू हो जाएगी। अब एम.एन. रॉय की बुक्स की चर्चा करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। इंडिया इन ट्रांजिशन, संक्रमणकालीन या संक्रमण काल में भारत 1922। ये पुस्तक भारतीय राजनीति की जो वर्तमान व्यवस्था थी उसके ऊपर लिखी गई है। और भारतीय राजनीति व्यवस्था का जो परिप्रेक्ष्य है वो कौन सा है, मार्क्सवादी। कि एक मार्क्सवादी के रूप में क्या सोचते हैं भारत के बारे में एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय कहते हैं कि मुक्ति के कितने तरीके हैं, भारत के मुक्ति के 3 तरीके चल रहे हैं वर्तमान में, 3 धाराएं चल रही है। एक धारा वो है जो अंग्रेजों की है, दूसरी धारा वो है जो नरमपंथियों की है, और तीसरी धारा वो है जो गर्मपंथियों वाली। ये 3 धाराएं हैं। तो एक तो अंग्रेज ये कह रहे हैं 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद, 1919 के बाद ये कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे देश को आजाद कर देंगे। उससे पहले हम ये चाहते हैं कि भारतीयों को हम तैयार कर दें कि राज कैसे किया जाता है। तो धीरे धीरे हम यहां प्रतिनिधित्व का विकास कर देंगे और प्रतिनिधि कौन बन जाएंगे, भारतीय बन जाएंगे। तो भारतीय प्रतिनिधिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास कर दिया जाएगा और एक दिन देश आजाद हो जाएगा। एक तो ये तो है अंग्रेजों का सोचना, ये क्या कामयाब नहीं होगा। जब तक बस चलेगा अंग्रेज भारत है, छोड़ेंगे नहीं, प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं का एक माहौल खड़ा करेंगे, वास्तव में उनकी स्थापना करेंगे नहीं। दूसरे हैं कौन से व्यक्ति, जो नरम है, नरमपंथी कांग्रेसी है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के ही पिट्ठू हैं, इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये शक्तिहीन राष्ट्रवादी है जो पूंजीपतियों की रक्षा करते हैं। तो ये कहते हैं ये भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये तो मूलतः किसके पक्षधर हैं, पूंजीपतियों के। तो देश आजाद कैसे होगा, तो ऐसे भी नहीं होगा, गर्मपंथियों से भी। कि गर्मपंथी है ये धार्मिक रूप से रूढ़िवादी है, लाल बाल और पाल। ये न धार्मिक पुनरुत्थान चाहते हैं, ये हर मामले में किसको घुसाते हैं, धर्म को घुसाते हैं। धार्मिक पुनरुत्थानवादी है कि हिंदू धर्म का जो पतन हो गया है उसके आधार के ऊपर उसका साथ में पुनरुत्थान कर लेंगे, उसको राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं तो उसका पुनरुत्थान हो जाएगा। तो हिंदुत्व को इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो ये भी नीति कामयाब नहीं होगी। तो नीति तो वही कामयाब होगी जो मार्क्सवादियों की है,
कि अब जन आंदोलन के लोगों को तैयार किया जाएगा और फिर एक हिंसक मार्क्सवादी क्रांति होगी। ये है इनकी एक पुस्तक, इसको अब हटा देते हैं। तो ये तीनों ही तरीके कामयाब नहीं होंगे। दूसरी पुस्तक आई इंडिया प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। इसमें वो चेक करते हैं गांधीवाद को। ये कहते हैं कि गांधीवाद भी इस देश में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधी जी भी है ना धार्मिक नीतियों रीतियों का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं, और वो कभी भी आंदोलन को उग्र नहीं होने देंगे। तो गांधी की जो अहिंसा की नीति है वो भी कामयाब नहीं होगी। और दूसरा, गांधी की कौन सी राजनीति, धार्मिक राजनीति है, वो भी कामयाब नहीं होगी। तो इसमें वो फिर गांधी की आलोचना करते हैं। तीसरी पुस्तक आई इनकी 1 ईयर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन। अहमदाबाद टू गया, नॉन असहयोग का 1 साल। इसमें वो अलग ही बात कह रहे हैं। इसमें वो गांधी जी की प्रशंसा करते हैं कि गांधी जी ने एक काम बड़ा जोरदार किया है कि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी थी उसको कहां तक ले गए हैं, ग्रास रूट तक ले गए हैं, और इन्होंने एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। तो कि व्यापक विप्लव खड़ा कर दिया, असहयोग आंदोलन के रूप में व्यापक विद्रोह खड़ा कर दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया है। तो कांग्रेस का जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया है गांधी ने, अब तक कांग्रेस है ना नरमपंथी और गर्मपंथियों के पास थी। तो नरमपंथी थे वो तो कुलीन तंत्रीय लोग थे, तो उन्होंने तो इसको गुट बना रखा था एक छोटा सा अपने फायदे का। भारतीय जनता के नाम से आप कितना फायदा बटोर सकते हो अंग्रेजों से, वो तो वैसा गुट था। गर्मपंथियों ने इसका प्रचार जरूर किया, लेकिन इसको धार्मिक स्वरूप दिया तो सब लोगों तक ये पहुंचा नहीं। इसको वास्तव में जन आंदोलन बनाने का जो काम था वो किसने किया है, महात्मा गांधी ने किया है। तो इसमें न महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि गड़बड़ तब हुई जब गांधी ने किया क्या, चोरी चोरा जो कांड हुआ, इसके बाद एक ही फूंक मार के जो सुंदर महल खड़ा किया गया था असहयोग आंदोलन का, उसको धूल में मिला दिया। एकदम से घोषणा कर दी कि आंदोलन क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। अब ये एक फूंक का तात्पर्य ये है कि गांधी का चक्कर क्या था कि गांधी को यह पता चल गया था कि अब ये आंदोलन क्रांतिकारी स्वरूप ले रहा है, और गांधी क्रांतिकारी स्वरूप नहीं देना चाहते थे, इसलिए गांधी ने क्या किया, आंदोलन को बंद कर दिया। अब इनका कहना यह है कि अब धीरे धीरे आंदोलन है वो किस क्रांति की ओर जा रहा था, मार्क्सवादी क्रांति की ओर जा रहा था। तो गांधी ने क्या किया, उसको फूंक मार दी कि वो उस प्रकार की क्रांति नहीं हो जाए जैसा रशिया में हुई है, इसलिए कि गांधी ने उसको बंद करवा दिया चोरी चोरा कांड के बाद। तो ये फिर क्या करते हैं, इस असहयोग आंदोलन का बंद करने का तरीका, उसकी आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि गांधी है ना, ये कोई क्रांतिवाद नहीं है, कि गांधी के जो विचार उनमें कोई क्रांति का संबंध में कुछ नहीं है, बस ये एक बिल्कुल बुझने वाला सा निस्तेज सा सुधारवाद है। अब देखिए, क्रांतिवाद में और सुधारवाद में अंतर होता है। क्रांतिवाद तो रेडिकल चेंज चाहता है, और सुधारवाद क्या चाहता है, ये तो पीसमील इंजीनियरिंग होती है, धीमे धीमे खंड से परिवर्तन होते हैं। तो ये सुधारवाद है, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, निस्तेज है, इसमें कोई तेज नहीं है। तो ये करके, और ये गांधी की क्या करते हैं, लास्ट में फिर इसकी आलोचना कर देते हैं। तो ये 3 पुस्तकें, ये कि इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, और 1 ईयर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन। अब कुछ और पुस्तकें करते हैं। एक इनकी बहुत बड़ी पुस्तक है रशिया की रिवॉल्यूशन, रशियन क्रांति। फिर एक चाइना के ऊपर लिख रखी है, चाइना में रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति।
उसके बाद इनकी एक पुस्तक है, वो है मेटेरियलिज्म। इस मेटेरियलिज्म में वो, हाँ एक तो मेटेरियलिज्म में, भौतिकतावाद में वो क्या करते हैं, वो समझाते हैं कि इतिहास की ग्रोथ है हुई कैसे है। तो इनका जो मेटेरियलिज्म है, ये वो दौर आ गया है जब ये मार्क्सवाद से थोड़ा सा क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए, तब के दौर में लिखी गई है मेटेरियलिज्म। भौतिकवाद या भौतिकतावाद, ये कहते देखिए मूल तत्व तो है ना, वो तो भौतिक तत्व ही है, लेकिन विचार तत्व भी क्या है, महत्वपूर्ण है। एक बार इतना ही चर्चा करेंगे, आगे थोड़ी देर में व्यापक चर्चा करेंगे। विचार तत्व भी महत्वपूर्ण है, लेकिन विचारों को जो प्रेरित करने का काम है ना, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। विचार जो प्रेरित होते हैं वो बुद्धि से प्रेरित होने चाहिए, क्योंकि कई बार विचार प्रेरणा के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है, आत्मा का सहारा लिया जाता है, ईश्वर का सहारा लिया जाता है, या अध्यात्म का सहारा लिया जाता है। ये ठीक नहीं है। विचार कहां से पनपने चाहिए, बुद्धि या विवेक, या कहां से पनपने चाहिए, तर्क से। तो क्या इतिहास परिवर्तन में अकेला भौतिक तत्व भी महत्वपूर्ण है क्या, मैट्री महत्वपूर्ण है क्या, आइडिया महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये आइडिया तो महत्वपूर्ण है। भौतिक तत्व मुख्य तत्व है और गौण तत्व है, विचार तत्व है। तो देखिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप विचार तत्व को किस पे निर्भर नहीं करोगे, धर्म, आत्मा, ईश्वर और अध्यात्म के ऊपर। अब ये जो हेगल जैसे लोग हैं, इनका जो विचार तत्व है, इसके मूल में क्या है, ये काय की चर्चा करते हैं, आत्मा और ईश्वर की, कि राज्य है ये ईश्वर की तरह होता है, ये विश्वात्मा होती है। आपकी आत्मा ग्रोथ करते करते क्या बन जाएगी, ईश्वर के तुल्य हो जाएगी। तो हमारे हम ना प्रोग्रेस करके कहां से कहां जाएंगे, तो आत्मा की जो मूल स्थान है वो कहां हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये क्या करते हैं, ईश्वरीय बाना पहनाते हैं, आध्यात्मिक चर्चा तक ले जाते हैं इसको। अरविंदो घोष भी ऐसा ही काम करते हैं। अरविंदो घोष भी कहते हैं कि आप किस लिए पैदा हुए हैं, आपकी आत्मा चाहती क्या है, ये राष्ट्र से मिलना चाहती है, भारत माता से मिलना चाहती है, आपके खुद का कोई अस्तित्व है नहीं है, आप तो वही करते हैं जो भारत माता आपसे करने के लिए कहती है। तो आदमी तो स्वायत्त और स्वतंत्र है ही नहीं। तो ऐसा मत करो, इसको काय पे डिसाइड करो, विवेक और तर्क के ऊपर, ये मत घुसाओ क्या विचार तत्वों में। तो ये करके काय में चर्चा की उन्होंने, मेटेरियलिज्म की चर्चा की है। लेकिन मूल तो नहीं थे मेटेरियलिस्ट की। ये कहते थे संसार का जो मूल तत्व है वाकई में वो है कौन सा, ये मैटर ही है, भौतिक चीजों से बना, यही सुख और यही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ नहीं है। एक इनकी पुस्तक है वो साइंटिफिक पॉलिटिक्स, साइंटिफिक पॉलिटिक्स, ये भी मार्क्सवाद से प्रभावित पुस्तक है, वैज्ञानिक राजनीति। अब ये वैज्ञानिक राजनीति होब्स वाली नहीं है, बल्कि ये कार्ल मार्क्स से ज्यादा साम्य रखती है, साइंटिफिक पॉलिटिक्स। फिर चर्चा करेंगे इसकी। फिर एक पुस्तक आई मानवतावाद के ऊपर, वो है न्यू ह्यूमनिज्म। ये 1947 में न्यू ह्यूमनिज्म। और अब इनकी महान करती, जिसको मैग्नम ऑप्स बोलते हैं। मैग्नम ऑप्स नाम कब सुना था, बात बताओ। जब होप्स पढ़ रहे थे तब अपने नाम सुना था, मैग्नम ऑप्स, महान करती। और अब इनकी मैग्नम ऑप्स आई, इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। वो है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन। ये दो वॉल्यूम आए, 1948 में भी और 1952 में भी, 2 बार निकली हुई ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में उन्होंने रीजन, रोमांटिसिज्म और रिवॉल्यूशन तीनों की चर्चा की है। रीजन का तात्पर्य है कि उन्होंने जो पश्चिम में विवेकवाद पैदा हुआ उसकी चर्चा की है। रोमांटिसिज्म, ये जब आ गए थे नीत्शे, शोपेनहावर और रूसो जैसे लोग, तब क्या आया था, कल्पनावाद आया था, रोमांटिसिज्म आया था। ये ना अजीब ही प्रकार की शून्यवाद की और प्रकृति की और लोटो अजीब अजीब प्रकार की कल्पनाएं किया करता था। और विवेक पे क्या खड़ा कर दिया था उन्होंने,
क्वेश्चन मार्क लगा दिया था विवेक के ऊपर कि मानवीय विवेक जो भी निर्णय करता है वो सारे क्या होते हैं, सही होते हैं। मानव तर्कपूर्वक सोचता है, और मानव तर्कपूर्वक सोचता है तब मानव के सुख बढ़ते जाते हैं, हम ज्यादा सभ्य होते जाते हैं। रूसो के संदर्भ में हमने देखा था, वो कहता ज्यादा तर्क से हम ज्यादा सभ्य है नहीं होते, बल्कि असभ्य होते हैं ज्यादा तर्क से। तो ये फिर रोमांटिसिज्म आया था, इसको रहस्यवाद या क्या बोलते हैं, कल्पनावाद। ये जो नित्य का अति मानव है या निहिलिज्म उसका है, शून्यवाद जो है कि कोई भी चीज शून्य नहीं है, वो कोई भी चीज है ही नहीं, वास्तव में हर चीज ही क्या है, शून्य है। हर चीज पे आप प्रश्नवाचक लगाओगे तो आप देखोगे वो चीज है ही नहीं। धर्म, विचारधारा, कोई शाश्वत विचार, कोई भी चीज सत्य नहीं है, नित्य जैसे लोग कहते हैं। अब आ गई क्या चीज, रिवोल्यूशन। तीसरी ये धारा है क्रांति वाली, जिसको मार्क्स और ये सारे लोग पैदा करते हैं। तो इन सब का इसमें क्या किया गया है, निचोड़ किया गया है। और फिर ये कहा गया है कि इन सब का इलाज है वो है नव मानवतावाद, क्योंकि इन सब में कोई ना कोई कमी पाई जाती है। लोग पहले विवेकवाद की तरफ जाते हैं, तो फिर जैसे कल्पनावाद पढ़ते हैं तो ये लगता है विवेकवाद फालतू का है। जब कल्पनावाद से निकल के और क्रांतिवाद की ओर आते हैं तो ये लगता है कि ये वाला फालतू का है। तो लोगों के पास बड़ा नैतिक और सांस्कृतिक और संकट खड़ा हो गया सोचने का कि हम जाएं किस साइड में। तब उनको रास्ता कौन दिखाता है, नव मानवतावाद। तो एक ये पुस्तक लिखी फिर, तो ये हमने इनकी मुख्य पुस्तकें की, और इनमें क्या कुछ लिखा हुआ है ये भी हमने चर्चा कर ली। आमतौर पे इनकी जो ज्यादातर पुस्तक पूछी जाती है ये वाली पूछी जाती है, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन। तर्क यानी विवेक, कल्पनावाद और क्रांतिवाद। अब हमने जो पुस्तकें की थी, पहली की थी कि संक्रमण काल में भारत कैसा है। दूसरी जो पुस्तक की थी वो की थी कि भारत की समस्याएं हैं उनका इलाज क्या है। तीसरा किया था कि गांधी का जो 1 ईयर नॉन कॉर्पोरेशन था, असहयोग था, वो क्या था। फिर मेटेरियलिज्म किया, और मेटेरियलिज्म पॉलिटिक्स होती है, उसको हम कौन सी पॉलिटिक्स बोलते हैं, साइंटिफिक पॉलिटिक्स। वो दोनों किताबें इंटरकनेक्टेड हो गई। फिर एक पुस्तक अपने के लिए न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानवतावाद, और इसी नव मानवतावाद की जो आगामी व्याख्या की गई वो किसमें की गई है, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन में की गई। इनकी एक पुस्तक और है, प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की समस्या। ये भी नव मानवतावाद से जुड़ी हुई। ये हमने इनकी पुस्तकें की। अब हम एक एक करके और इनके राजनीतिक विचारों की चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ एम.एन. रॉय। ये एक विभिन्न मुद्दों पे सोचते क्या थे, सुपर इंटेलिजेंट आदमी था ये, तो मान के चलो आप। जो आदमी इतनी पुस्तकें लिख रहा है और वो भी सक्रिय राजनीति भी तो कर रहा है, अकेला ये सिद्धांत तो झाड़ता नहीं था। बाकी आप विचारक देखो, प्लेटो का तो काम ही क्या था, लिखना पढ़ना था, और यही काम कौन किया करता था, अरस्तु किया करता था। और बेंथम और मिल भी यही काम किया करते थे। कार्ल मार्क्स जरूर एक काम किया करता था। कार्ल मार्क्स अकेला सिद्धांत नहीं झाड़ा करता था, बल्कि व्यवहार भी किया करता था। वो विभिन्न बस्तियों में जाके और भाषण भी दिया करता था, और मजदूरों को क्या किया करता था, इकट्ठा किया करता था। तो वो तो प्रैक्टिस में विश्वास करता था, तभी उसको प्रैक्टिस का थ्योरी बोलते हैं ना। हालांकि प्रैक्टिस के संदर्भ अलग है, लेकिन हम कह सकते हैं उसके व्यवहार में भी वो क्या था, प्रैक्टिस थ्योरी को ही मानता था। और ये व्यक्ति देखिए, आप पॉपुलर पॉलिटिक्स भी कर रहा है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा है, और क्या लिख रहा है, भांति भांति के मुद्दों के ऊपर पुस्तकें भी लिख रहा है, एम.एन. रॉय। अब इनकी विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो करते हैं रूस की क्रांति। इसके बारे में ये क्या सोचते हैं। इनका कहना है कि रूस की जो क्रांति है ना, वो कोई सोची समझी क्रांति नहीं है, बल्कि तुक्के से हुआ काम है, या इसको अपन कौन सी कह देते हैं, आकस्मिक क्रांति है। और ये तो संयोग के ऊपर निर्भर करती है। और ऐसी ही बातें इससे पहले कौन बोल के गया था, ग्रामसी बोल के गया था कि ये संयोग से होती है, सोच समझ कर नहीं होती। ये नहीं कि पहले आप बौद्धिक परिवर्तन किया गया, लोगों में विचार परिवर्तन हुआ, लोगों में चेतना आई, कॉन्शियसनेस आई, और फिर लोग तैयार हुए क्रांति के लिए, उसके बाद क्रांति की गई, ऐसा कुछ नहीं था।
तात्कालिक घटनाएं ऐसी घटी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और रूस हार रहा था, क्योंकि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, और ये रूस से बहुत ज्यादा दूर है नहीं है, क्योंकि रूस का बहुत सारा पार्ट तो यूरोप में पड़ता है। जर्मनी से संघर्ष कर रहा था, हार रहा था जार। अब हालात खस्ता हो गए थे, वो सेना के हो गए थे, सेना मर रही थी, तो वो जार का विरोध करे कैसे। भूखमरी देश में फैल गई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया भाग ले रहा था, स्वाभाविक युद्ध में भाग लेगा तो देश तो बर्बाद तो होगा। तो सेना भी थी, वो परेशान थी, किसान परेशान थे और मजदूर भी परेशान थे। ऐसा मौका मिला लेनिन को, और इसने क्या किया, बोल्शेविक क्रांति करवा दी। तो इसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं आया, क्योंकि लोग क्रांति के लिए क्या बैठे थे, तैयार ही बैठे थे। तो ये क्रांति हो गई। तब ये कहता है ये आकस्मिक थी और काय पे आधारित थी, संयोग पे आधारित थी। परिणाम ये निकला कि ये संयोग पे आधारित थी ना, सोच समझ कर नहीं की गई थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो फिर हुआ क्या कि पटरी से उतर गई, और ये पटरी से उतरने के बाद फिर इसने क्या किया, तानाशाही को बढ़ावा दिया और राज्य पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, व्यक्तिवाद को माफी चाहूंगा, तानाशाही को बढ़ावा दिया, यानी सर्वाधिकारवाद को इसने बढ़ावा दिया, टोटल टेररिज्म को बढ़ावा दिया। स्टालिन जैसे लोग पैदा हुए, सर्वाधिकारवाद को, राज्य पूंजीवाद को, सारी संपत्ति पे कब्जा किसका हो गया, राज्य का। नौकरशाही बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी, सारी शक्तियां राजनीति दल के पास हो गई, एक दलीय व्यवस्था वाला देश हो गया, दल के पास सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई। तो ये रूस की क्रांति की क्या करते हैं, ये कि सही क्रांति नहीं थी ये वाली। दूसरा है ये जो नाजीवाद और फांसीवाद आया, फांसीवाद और नाजीवाद, ये इस पे भी अपनी कलम चलाते हैं और ये कहते हैं कि फांसीवाद और नाजीवाद ये दोनों पूंजीवाद को बचाने का ही एक तरीका है और कुछ नहीं है। ये ऐसी ही सेम बातें लोस्की बोलता है। लोस्की ये कहता है कि ये जो फांसीवाद है ये लड़खड़ाती हुए पूंजीवाद को बचाने का अंतिम प्रयास है। लोस्की की बड़ी फेमस कोटेशन है कि ये जो फांसीवाद है ये लड़खड़ाते हुए पूंजीवाद को बचाने का अंतिम प्रयास है। और सेम यही बात एम.एन. रॉय कह रहे हैं। पहले तो हम कहते हैं लोस्की कहना क्या चाह रहा है, इसका संदर्भ क्या निकला है। देखिए दो काम हुए हैं। 1917 में कौन सी क्रांति हो गई है, बोल्शेविक क्रांति यानी रशियन क्रांति हो गई है। और 1918 तक आते आते और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बर्बाद हो गया क्योंकि जर्मनी युद्ध हार गया है। इटली युद्ध तो जीत गया है, लेकिन जीतने के बावजूद उसको जो लूटपाट हुई उसमें कोई हिस्सा नहीं मिला, तो इटली बेइज्जती फील कर रहा है। अब हुआ क्या है कि ये बोल्शेविक है ना, यानी जो साम्यवादी जो आंदोलन है, वो जब देशों में अव्यवस्थाएं फैलती तो ये आंदोलन तेजी से उभरते हैं। फिर तो इटली में और यहां धीरे धीरे जर्मनी में मार्क्सवाद फैल रहा है, साम्यवाद फैल रहा है, लंबी लंबी हड़तालें होती है, पूंजीपतियों की हालत खस्ता हो रखी है। तो अब इन पूंजीपतियों ने सोचा कि इलाज क्या है। अब पूंजीपतियों ने यह देखा कि ये जो वर्तमान तरह की राजनीति हो रही है ये तो इलाज नहीं है, क्योंकि इटली एक संसदीय देश है, संसदीय व्यवस्था वाला, और जर्मनी में भी कैसी व्यवस्था आ गई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, संसदीय व्यवस्था। यहां वाइमर गणराज्य का संविधान आ गया है और जर्मनी अब क्या बन गया है, राजतंत्र से, मोनार्की से गणराज्य बन गया, रिपब्लिक बन गया जर्मनी। वाइमर गणराज्य का जो संविधान आया, वाइमर संविधान जिसको बोलते हैं, यानी अब गणतंत्र बन गए, दोनों लोकतंत्र हैं। और लोकतंत्र में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोकप्रिय आंदोलनों को रोकना, क्योंकि सरकार है वो अपनी आंदोलनों को रोकने के लिए हिंसा का सहारा नहीं ले सकती, वरना अगली बार चुनाव हार भी तो सकते हैं। तो ये तो कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है क्रांति करें तो करने दो। अब इनको ये नहीं पता था कि इससे ना अव्यवस्था फैलती है। तो मजदूरों ने क्या किया, इटली में, जर्मनी में, विशेष करके इटली में लंबी चौड़ी हड़तालें शुरू कर दी। तो पूंजीपति परेशान हो गए। तब एक व्यक्ति इनको आशा की किरण दिखाई दी और वो व्यक्ति था मुसोलिनी।
वो बोला मैं आऊंगा ना तो मैं इटली के लिए काम करूंगा, तो मजदूर और पूंजीपति हो, उनके आपसी हित नहीं होंगे, राष्ट्रहित क्या होगा, प्राथमिक होगा। और अगर ऐसे आपने हड़ताल की तो मैं हिंसापूर्वक कुचल दूंगा राज्य का सहारा लेके, सब पुलिस और मिलिट्री फिर आपके लिए ही है। पूंजीपतियों ने सोचा कि ये बंदा ठीक है, सही बात कह रहा है, उन्होंने उसको फंडिंग करना शुरू कर दिया। और आप होता है जब फंडिंग हो जाती है, पैसा आ जाता है, तो पार्टी के प्रचार में टाइम नहीं लगता। तो देखते ही देखते पूंजीपतियों ने किसको खड़ा कर दिया, मुसोलिनी को। और ऐसे ही जर्मनी के पूंजीपतियों ने किसको खड़ा कर दिया, हिटलर को। तो तब ये लॉस्की कहता है कि फांसीवाद लड़खड़ाते हुए पूंजीवाद को बचाने का अंतिम प्रयास है, क्योंकि पूंजीवाद लड़खड़ा रहा है, वो तो जा रहा है। तो ये तानाशाह और नाजीवाद और फांसीवाद आया पूंजीपतियों को बचाने के लिए आया था, मजदूरों को मारने के लिए आया था। तभी तो संकट खड़ा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। दिक्कत ये हुई कि जैसे ही ये शक्तिशाली होने लगा हिटलर, और धीरे धीरे शक्ति बढ़ाने लगा मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर ने और इटली में मुसोलिनी ने। तो चलो मुसोलिनी ने बहुत ज्यादा शक्ति नहीं बढ़ा पाया क्योंकि इटली के पास इतना सामान नहीं था, शक्ति बढ़ी हिटलर की। हिटलर की शक्ति बढ़ी था तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों देख रहे हैं कि हिटलर क्या करेगा। तो दोनों को यह लगता था कि आपस में तो क्या लगता था, इसको तो छोड़ते हैं, दोनों को यह लगता था कि हिटलर जो मूलतः आया है वो किसके समर्थन से आया है, पूंजीपतियों के समर्थन से आया है। तो जो मेनली ये विरोध करेगा ना, तो वो यूएसएसआर का करेगा, ये स्टालिन के साथ पक्का ही क्या करेगा, झगड़ा करेगा। तो इन लोगों ने ये सोच के ये और सारे गुनाह माफ कर दिए हिटलर के। किसने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, जो कि महाशक्तियां थे उस टाइम के। वो लोग अपने क्या दिक्कत है, ये तो पक्का ये जैसे शक्तिशाली होता जाएगा वैसे वैसे स्टालिन को क्या करता जाएगा, ये कमजोर, दोनों एक दिन लड़ेंगे, दोनों मर जाएंगे, अपन मजे से देखेंगे फिर इनको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने फ्रांस और ब्रिटेन को भी मारा और इसने यूएसएसआर को भी मारा हिटलर ने। तो खैर ऐसे करके हिटलर मजबूत हुआ था, मैं तो ये कह रहा था। तो ये फांसीवाद और नाजीवाद दोनों की आलोचना करते हैं एमन रॉय कि ये किसको बचाने का प्रयास है, पूंजीपतियों को बचाने का प्रयास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा ये विरोध करते हैं ब्राह्मणवाद का। ये कहते इस देश में ना एक बड़ा वैज्ञानिक धर्म आया था, और वो कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म, जो आधारित था तर्क पे, जो आधारित था विवेक के ऊपर, और जो आधारित था समानता के ऊपर। और इसने जितनी भी रूढ़ियां थी, असमानताएं थी और अंधविश्वास थे और ढोंग था, उन सबको चोट पहुंचाई बौद्ध धर्म ने। तो देखते ही देखते और बहुत सारी जनता किसकी अनुयायी हो गई, बौद्ध धर्म की। तो जब बौद्ध धर्म बढ़ने लगा ना, तब ब्राह्मणों को खतरा पैदा हुआ, क्योंकि उनकी रूढ़ियों के ऊपर, उनकी रोजी रोटी, उनके सामर्थ्य और शक्ति पे चोट पहुंची। तो इन्होंने फिर किसको बढ़ावा दिया, वेदांत को, और वेदांत के तर्कों को समझाया। तो ऐसे में एक शंकराचार्य जैसे लोग बाद में आगे आए, और आया आपका रामानुज। तो ये कहता है कि ये बौद्ध धर्म की जो वैज्ञानिक सोच है उसको खत्म करने के लिए ये शंकराचार्य और रामानुज जैसे लोगों ने किसको बढ़ावा दिया, वेदांतवाद को बढ़ावा दिया। तो ऐसे करके और ये फिर ब्राह्मणवाद की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और कौन से धर्म की प्रशंसा करते हैं, बौद्ध धर्म की प्रशंसा करते हैं कि ये ना ब्राह्मणवाद नहीं, ये परोपजीविता है। ये परोपजीवी का तात्पर्य है दूसरों को चूस कर जिंदा रहता है, खुद ये कर्म से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। ऐसा करके ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रशंसक है। तो इस मुद्दे में ये समाज सुधारक भी हैं। अब आ गया इनका वो मुद्दा जिसका संबंध किससे है, मार्क्सवाद से। अब ये वाला मुद्दा करते हैं, मार्क्सवाद वाला। ये मूलतः तो मार्क्सवादी है, और मार्क्सवाद की कुछ मुख्य जो अवधारणाएं हैं उनको ये पसंद करते हैं। उनमें से एक तो है पदार्थवाद। पदार्थवाद तो समझ गए, भौतिकवाद की मूल तत्व कौन सा है, भौतिक। तो सुखों का आधार भी कौन से होते हैं, भौतिक सुख महत्वपूर्ण होते हैं, पदार्थवाद कह लो आप इसको। दूसरा ये पसंद करते हैं किसको, प्रैक्सिस को। ये सही नीति है, सिद्धांत वो ही सही होते हैं जो कहां डाले जा सके, व्यवहार में डाले जा सके। तीसरा है कि ये जो शोषण है
इसको समाप्त करना है। और एक और मुद्दे पे, तो ये शायद इसका राजनीति है, ये धर्म की बजाय कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का ये समर्थन करते हैं। तो ये तो इन्होंने चीजें ग्रहण की है मार्क्सवाद से, लेकिन इन्होंने मार्क्सवाद को हूबहू स्वीकार नहीं किया। जैसे जैसे ये नव मानवतावादी होते गए और 1929 के बाद कॉमिंटर्न से दूर होते गए, इन्होंने बहुत सारे संशोधन कर दिए किसमें? मार्क्सवाद में। और ये वैसा ही है जैसा बर्नस्टाइन ने किया था, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, संशोधनवादी समाजवाद। तो इन्होंने समाजवाद में क्या क्या संशोधन किए, किस मुद्दे को लेके इनकी आपस में जो है वो असंतुष्ट हो गए मार्क्सवाद को लेके, इसकी चर्चा करते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा है कि रूस की क्रांति को ये इन्होंने सही क्रांति नहीं माना, फासीवाद नाजीवाद की आलोचना कर दी, और किसकी आलोचना कर दी? ब्राह्मणवाद की। अब हम ये देखते हैं कि मार्क्सवाद के बारे में ये सोचते क्या है। तो एक मुद्दा तो हमने ये कर लिया मार्क्सवाद वाला, इसके तो प्रशंसक है, लेकिन इसमें तो ये क्या करते हैं, फिर परिवर्तन कर देते हैं। अब परिवर्तन वाले मुद्दे देखते हैं कि क्या किया है। पहला मुद्दा तो इनका वही है, भौतिकतावाद, मैटेरियलिज्म। इसकी पुस्तक की थी ना मैटेरियलिज्म, यही लिख लेते हैं। चलिए मैटेरियलिज्म में वो क्या कहते हैं कि देखिए, इसका जो मैटेरियलिज्म है ना, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि ये ना मैटर को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं कि मानव को उसमें से क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। हर चीज के केंद्र में सिर्फ भौतिक तत्व बिठा देते हैं, या कौन से तत्व बिठा सकते हैं? आर्थिक तत्व। तो भौतिक तत्व और आर्थिक तत्व तो ठीक है, लेकिन इनकी स्वायत्त स्वतंत्र सत्ता ठीक नहीं होती। इसको किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? मानव के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये आर्थिक तत्व और मानव, इन दोनों को आपस में जोड़ो तो ठीक है, लेकिन आप आर्थिक तत्वों को प्राथमिकता दे देते हैं कि मानव इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ये तो बैठा नहीं। तब ये कहते हैं कि फायरबाख का जो भौतिकतावाद था ना, जिसकी कार्ल मार्क्स आलोचना किया करता था, वो मानवतावादी भौतिकवाद था। कि भौतिकवाद तो है, लेकिन बीच में कौन बैठा है? मानव बैठा है। भौतिक पदार्थ हैं, ये मानव के लिए बने हैं, मानव भौतिक पदार्थों के लिए नहीं बना है। कार्ल मार्क्स कहता है ऐसा नहीं है, भौतिक पदार्थ ये महत्वपूर्ण होते हैं, मानव वैसा ही होता है जैसे भौतिक पदार्थ से उसके अस्तित्व का निर्धारण करते हैं। वो कहते हैं तो वो लड़ता है, क्रांतियां करता है, आगे बढ़ता है, और वो नहीं कहते हैं तो वो कुछ भी नहीं करता। तो मानव स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो तो भौतिक चीजों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। तो आप ये बताओ, जो भांति भांति में इतिहास का विकास हुआ था, मानव कहां से कहां तक पहुंचा, वो खुद की सोच से बढ़ा था या भौतिक पदार्थों ने उसकी सोच पैदा की थी? भौतिक पदार्थों ने उसकी सोच पैदा की थी। पहले भौतिक पदार्थों ने यह कहा कि एक से कहा कि तू तो है सामंत, मालिक, और दूसरे से कहा तू कौन है? दास है। तो मालिक और दास है, ये समझ पैदा कहां से हुई आदमी में? भौतिक पदार्थों की वजह से, क्योंकि एक के पास भौतिक पदार्थ थे, आर्थिक पदार्थ थे, दूसरे के पास है नहीं थे। एक अमीर था और एक गरीब था। ये संसाधन पैदा करते हैं कि एक अमीर होता है और एक गरीब होता है। तो इस करके यही इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसने कहा कि फायरबाख की जो आलोचना की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, वो गलत थी। अब हमें आर्थिक तत्वों के साथ कौन से तत्वों को महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा? मानव। तो इनका जो भौतिकतावाद है वो नग्न भौतिकतावाद नहीं है, बल्कि कैसा है? मानवतावादी भौतिकवाद है, जो फायरबाख जैसा है। फायरबाख की कार्ल मार्क्स के साथ कई बार चर्चा की थी अपने, और एक थीसिस ऑन फायरबाख भी किया था कि लोगों ने, विद्वानों ने, दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है, दर्शन की व्याख्या की है, लेकिन ये नहीं बताया कि संसार को बदला। तो फिलोसॉफी झाड़ना अलग मुद्दा होता है, फायरबाख में लिखा है, और उस फिलोसॉफी को व्यवहार में डालना अलग मुद्दा होता है। तो प्रैक्सिस वाला मुद्दा किया था हमने, तब फायरबाख को याद किया था। तो ये मैटेरियलिज्म की आलोचना करते हैं। दूसरा है द्वंद्ववाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसकी आलोचना करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद,
हेगल कहता है कि संसार जो आगे बढ़ता है वो दो विचारों के आपसी द्वंद्व से आगे बढ़ता है। दो विचार आपस में झगड़ते हैं और इतिहास आगे बढ़ता है। कार्ल मार्क्स कहता है गुरुजी ऐसे नहीं है, आपके जो विचार है वो तो सिर के बल खड़े, मैं तो इनको क्या करूंगा, शीर्षासन से सीधा कर दूंगा। विचार शून्य में पैदा नहीं होते, विचार कोई चीज को देख के पैदा होते हैं। तो आपके विचार है ना वो भौतिक चीजों को देख के पैदा होते हैं कि मेरे पास भौतिक चीजें है या नहीं है। अब आपके मन में हीनता की भावना तब आती है कि यार मेरे पास घर नहीं है, वो तब आती है भावना जब आपके पास घर है नहीं होता। आप में संपत्ति का अहम घमंड तब आता है जब आपके पास जमीन होती है, शेयर होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये नहीं होती है तो घमंड पैदा नहीं होता। तो ये जो हमारे विचार पैदा होते हैं ये भौतिक चीजों की वजह से होते हैं। और इन भौतिक चीजों में आपस में क्या चलता रहता है, द्वंद्व। मानी भौतिक चीजों के लिए, पैसे के लिए झगड़ा चलता रहता है। तो कभी अमीर और गरीब है ये आपस में झगड़ते ही रहते हैं और इतिहास कहां बढ़ता रहता है आगे। अब आ गया एम.एन. रॉय, वो बोला कि ये जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है उसमें जो दिक्कत है ये द्वंदात्मकता वाली है। ये कि द्वंद्व है ना ये विचारों में तो समझ में आता है कि तर्क को समझाने के लिए तो द्वंद्व समझ में आ जाता है कि दिमाग में विचारों में आपस में क्या होती रहती है, टकराहट होती रहती है। एक बार एक विचार आता है, दूसरी बार थोड़ी देर में दूसरा विचार आ जाता है। तो विचारों में द्वंद्व तो समझ में आता है लेकिन भौतिक पदार्थों में द्वंद्व समझ में नहीं आता। क्योंकि भौतिक पदार्थों में द्वंद्व की आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे द्वंद्व करते होंगे, तो ये आपको कल्पना करनी पड़ती है कि ऐसे ऐसे करके आर्थिक शक्तियां आपस में झगड़ेगी। विचार तो हमारे मस्तिष्क में झगड़ते ही रहते हैं, एक विचार आता रहता है उसका उल्टा विचार भी आता रहता है। पहले एक विचार आया कि मुझे ना 5 बजे उठना, दूसरा विचार थोड़ी देर में आया कि उठना नहीं है, तो फट से पैदा हो जाते हैं। इनका क्या है, तो द्वंदात्मक पद्धति विचारों में तो लागू हो सकती है। कौन से पदार्थों में मुश्किल से लागू होती है, भौतिक चीजों में द्वंद्व बहुत ही मुश्किल से लागू होता है। कैसे समझाओगे, फूल में द्वंद्व है क्या, लोहे में द्वंद्व है क्या, पेन में द्वंद्व है क्या, इस कैमरे में द्वंद्व है क्या, कैसे समझाओगे भौतिक पदार्थों में द्वंद्व को। तब ये कहते हैं कि वैचारिक द्वंद्व समझ में आता है, भौतिक द्वंद्व समझ में नहीं आता। तो ये द्वंद्ववाद की जो कार्ल मार्क्स है उसकी भी आलोचना करते हैं। तीसरा, मेटेरियलिज्म करते करते हमने एक आलोचना का स्वाभाविक विकास कर लिया है, वो है आर्थिक नियतिवाद या आर्थिक निर्धारणवाद। अब ये तो आप बताओ आर्थिक नियतिवाद या निर्धारणवाद क्या है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनेशन, हर चीज की नियति, हर चीज का भाग्य कौन निर्धारित करते हैं, आर्थिक तत्व करते हैं। आप सुखी होंगे या दुखी होंगे ये किन तत्वों पर निर्भर करता है, ये आपका जो भाग्य है, सुख और दुख की नियति है, इसका निर्धारण कौन से तत्व करते हैं, आर्थिक तत्व। आपके पास है तो आप मजे कर रहे हैं, आपके पास नहीं है तो आप भूखे मर रहे हैं और आपके शरीर का और श्रम का और पसीने का शोषण हो रहा है। आर्थिक नियतिवाद। अब ये कहते हैं कि इस आर्थिक नियतिवाद में एक बहुत बड़ा संकट है कि अब आपने मानव की जो चेतना है उसको आपने क्या कर दिया है, गुलाम कर दिया है। अब मानव की सोच स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं है, बल्कि मानव की सोच का निर्धारण कौन से तत्व कर रहे हैं, आर्थिक तत्व। अब मानव की सोच तो एक खिलौना है, मानव तो खुद एक खिलौना है इतिहास के हाथ का। वो इतिहास का निर्धारण नहीं करता, बल्कि इतिहास कहता है कि तू इस साइड चल तो उस साइड चलता है। इतिहास सर्वहारा से कहता है कि तू क्रांति कर, तो सर्वहारा क्या करता है, क्रांति करता है। तो इतिहास क्रांति करवाता है, लोग इतिहास का निर्धारण नहीं करते। तो इतिहास का निश्चित मार्ग है ना, ये समझ में नहीं आता। अगर आप इतिहास का मार्ग निश्चित कर देते हैं तो फिर हमारे आदमियों के पास, व्यक्तियों के पास, मानव के पास करने के लिए कुछ भी बचता नहीं है। फिर तो इतिहास अपनी गति से चलेगा और अपने सिर्फ क्या है, उसके साधन है। इतिहास की गति तो साध्य हो गई है कि ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी। आप उसको बदल तो सकते नहीं हो, गति तो क्या है, निश्चित है। तो आप कौन है बताओ, उस गति के साथ बढ़ने वाले एक साधन है। आप इतिहास की गति बदल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते नहीं होगी सर्वहारा क्रांति तो पूंजीवाद ही चलेगा और इसके सामने ना धर्मवाद खड़ा हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको पूंजीवाद के सामने किसको खड़ा करना पड़ेगा, सर्वहारावाद को, धर्म को नहीं खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि कौन कह के गया, कार्ल मार्क्स। अब आपके हर एक इतिहास का निर्धारण कौन से तत्व कर रहे हैं, आर्थिक तत्व कर रहे हैं। तो आर्थिक तत्व कर रहे हैं तो फिर आदमी कहां गया, तो आदमी तो इतिहास का क्या है, गुलाम है। ऐसे करके ये कहता है इस ये बड़ी संकट है।
तो फिर क्या करना चाहिए वो बता कि आर्थिक तत्वों की बजाय महत्वपूर्ण कौन होता है? मानव होता है। तो अब ये जहां हमें ये फायरबाख जैसा दिखाई देता है, वहीं साथ साथ हमें ये नव मार्क्सवादी भी दिखाई देता है। नव मार्क्सवादी अकेले आर्थिक नियतिवाद और आर्थिक तत्वों को पसंद है नहीं करते, उसके अलावा उसमें और क्या चीज ऐड करते हैं, वो इसको हटाते नहीं है, ऐड क्या करते हैं? विचार तत्वों को भी। तो बदलाव के लिए मानव के विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं और बदलाव के लिए आर्थिक तत्व भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो क्रांतियां होती है क्या सिर्फ आर्थिक पैसे के लिए होती है क्या? अमीर और गरीब की होती है और क्रांतियां नहीं होती? कि इसमें सामाजिक स्थितियां भी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। और कौन से तत्व? भौतिक तत्व। तो क्रांतियां समग्र चीजों से प्रभावित होती है, एक तत्व से प्रभावित है नहीं होती। सामाजिक तत्व है, सामाजिक रीति रिवाज है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्रांति करने में कि आपका समाज है कैसा। अब अपन चर्चा करते हैं कि वास्तव में सामाजिक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्या? तो अपन दो प्रकार के समाज लेते हैं, एक ब्रिटिश समाज लेते हैं और एक फ्रांसीसी समाज लेते हैं। अब बताओ क्रांति के चांस ज्यादा कहां है? अच्छा, अब आप ऐसा करो, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अमीर और गरीब फ्रांस में भी है और अमीर और गरीब तो ब्रिटेन में भी है। क्रांति पहले कहां होगी बताओ? फ्रांस में होगी, क्योंकि फ्रांस का समाज का मूड ही कैसा है? क्रांतिकारी है। और ब्रिटिश समाज है वो रूढ़िवादी समाज है जो रेडिकल चेंज करना ही नहीं चाहता। तो क्या क्रांति अमीर और गरीबी से प्रभावित होती है या आपकी सामाजिक सोच से भी प्रभावित होती है? तो सामाजिक सोच से भी प्रभावित होती है। ऐसे ही होते हैं विचार। विचार कैसे हैं? ये भी विचार तो भी आपकी चेतना है या नहीं है। अमीरी और गरीबी तो भारत में ही गणी है। भारत के कोई 1% के आसपास जो हमारे पूंजीपति हैं उनके पास लगभग 70% क्या है? संपत्ति। इस टाइम के आंकड़े ये है। इस टाइम भारत में 2020 के बाद के आंकड़े ये कह रहे हैं कि आज तक भारत में अमीर और गरीब के मध्य इतनी जो खाई थी वो चौड़ी नहीं थी जितनी अब हुई है। तो क्या क्रांति हो गई क्या? नहीं हुई क्रांति। तो जब अमीरी और गरीबी इतनी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है? विचार है नहीं है, चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है जो क्रांति करवाती है। तो भौतिक स्थितियां तो है लेकिन चेतना नहीं है, तो क्रांति नहीं हुई। विचार ही नहीं है क्रांति के, तो कैसे होगी पैदा? तो ये है सारी चीजें। तो ये किसका विरोध करते हैं? आर्थिक नियतिवाद का। अब इसी से संबंधित और छोटी छोटी चर्चाएं और है। ये आ गया वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष की बजाय ये क्या चाहते हैं? वर्ग के मध्य क्या हो? सहयोग हो। और साथ ये कहते हैं कि समाज में कार्ल मार्क्स ये कह के गया था कि धीरे धीरे एक वर्ग लुप्त होगा। बताओ कौन सा? नहीं, मध्यम वर्ग। 3 वर्गों में से कौन सा वर्ग लुप्त होगा? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग लुप्त होगा तो कितने वर्ग रह जाएंगे? 2। एक तो उच्च वर्ग जो बुर्जुआ है और दूसरा सर्वहारा। मध्यम वर्ग तो रहेगा नहीं। अब क्रांति की स्थितियां बिल्कुल रेडी हो गई है, क्योंकि जहां मध्यम वर्ग होता है वहां क्रांति नहीं होती। अब बिल्कुल वर्ग समाज 2 भागों में बंट गया। ये कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मध्यम वर्ग कम नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे करके और ये इसकी भी क्या कर देते हैं? आलोचना कर देते। तो ये हमने वो देखा जो उन्होंने मार्क्सवाद में क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया है। तो ये हमें कई बार तो नव मार्क्सवादी दिखाई देते हैं और कई बार ये हमें संशोधनवादी मार्क्सवादी दिखाई देते हैं। अब मैं आपको 2 शब्द बोलता हूं कि कई बार हमें M.N. रॉय है ये संशोधनवादी मार्क्सवादी दिखाई देते हैं और कई बार ये नव मार्क्सवादी दिखाई देते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? मैं 2 शब्द कह रहा हूं आपसे। एक तो ये है संशोधनवादी मार्क्सवादी, और एक मैं कह रहा हूं ये क्या दिखाई देते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, संशोधनवादी मार्क्सवादी तो ये वाले हैं, मेटेरियलिस्ट वाले, द्वंद्ववाद, आर्थिक नीतिवाद का क्या करते हैं? उनको बताते हैं, उन्हें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, मार्क्स की मूल अवधारणाओं में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। वो तो संशोधनवादी है। नव मार्क्सवादी इसको परिवर्तन नहीं करते, इसको और ज्यादा व्यापक कर देते हैं। एक तो होता है बदलना और एक उसको क्या होता है? पहले से ज्यादा फैला देना।
तो ये तो उसमें बदलाव करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, और ये उसको क्या करते थे, और ज्यादा फैला देते हैं। नव मार्क्सवादियों ने और फैला दिया उसको, जैसे जैसे टाइम बदला कि इसको फैलाना जरूरी है, क्योंकि शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं हो रहा है, बल्कि अब जातीय शोषण हो रहा है, तकनीकी शोषण हो रहा है, नरजातीय, धार्मिक, लैंगिक शोषण हो रहा है। तो चूंकि शोषण का स्वरूप बहुत ही विस्तृत हो गया, भांति भांति के शोषण हो गए हैं, तब आपके मार्क्सवाद को समस्त प्रकार के शोषण का विरोध करना है तो नए नए स्वरूप ग्रहण करने होंगे। तो इन दोनों में अंतर होता है, संशोधनवाद में और नव मार्क्सवाद में। तो ये दोनों ही लगते हैं हमें। तो ये हमने इनका किसके साथ संबंध देखा, मार्क्सवाद के संबंध। शुरुआत में तो ये थे मूल मार्क्सवादी, फिर धीरे धीरे इनके विचार क्या हो गए, चेंज हो गए 1930 के बाद, और ये मानवतावाद की ओर बढ़ने लगे। चलो, मार्क्सवाद की आलोचना, फासीवाद नाजीवाद की आलोचना, ब्राह्मणवाद की भी आलोचना, तो बचेंगे गांधी जी भी नहीं। अब किसकी आलोचना करेंगे, गांधी जी। ये कहते हैं कि गांधी जी की जो कौन सी राजनीति है जिसका ये भारी विरोध करते हैं, धार्मिक राजनीति का। कि गांधी है ना मध्यकालीन राजनीति करते हैं, और जहां पूंजीपति शक्तियां शोषण कर रही हो, क्योंकि अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा है, ये पूंजीपतियों की कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके बाद अंग्रेज भी आए हैं, तो पूंजीपतियों की सहायता ही कर रहे हैं। कि अगर आप पूंजीवादी शक्तियों के साथ संघर्ष करना चाहते हैं और आपने स्वरूप कौन सा दे रखा है राजनीति को, तो कभी भी आपके प्रयास सिरे नहीं चढ़े। तो ये कहते हैं कि ये जो गांधी जी है ना, ये धार्मिक राजनीति इसलिए कर पा रहे हैं कि इस देश में शिक्षा नहीं है, आध्यात्मिक रूप से ये देश विकृत हो चुका है, धार्मिक रूढ़ियों से ग्रसित है। इस वजह से गांधी की जगह जगह क्या हो रही है, पूजा हो रही है। जिस दिन यहाँ के लोगों में समझ पैदा होगी, विवेक पैदा होगा, और जिस दिन तर्क पैदा होगा, उस दिन गांधीवाद की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। तो क्या रूढ़िवादी और एक शिक्षित जनता में गांधी पूजे जा रहे हैं, बाद में गांधी की पूजा नहीं होगी। फिर कहते हैं गांधी के साथ एक बड़ा और संकट है, गांधी सबको ही है ना एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो विरोधी वर्ग है। ये कहते हैं कि पूंजीपति भी आ जाओ और मजदूर भी आ जाओ, सामंत भी आ जाओ और किसान भी आ जाओ, आप कहते हैं विरोधी वर्गों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि विरोधी वर्ग ना बहुत लंबे समय तक एक साथ नहीं चलते। आपके अंदर ही, पार्टी के अंदर ही क्या पैदा हो जाएंगे, फ्रैक्शन और विरोध, विद्रोह और विवाद पैदा हो जाएंगे, तब गांधीवाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर कहते हैं गांधी की ये जो नीति है ना ट्रस्टीशिप वाली, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि पूंजीवाद के खात्मे के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है हृदय परिवर्तन। कि ये कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है, हृदय परिवर्तन होता ही नहीं है, और करोगे तो कितने साल लग जाएंगे आपको। तो ये तो एक कल्पना है, यूटोपिया है, व्यवहार में इसको धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। तो गांधी की धार्मिक राजनीति को लेके, ट्रस्टीशिप को लेके, उनका जो चरखा अर्थशास्त्र है, कुटीर उद्योग वाला, उसको लेके गांधी की क्या करते हैं, ये आलोचना करते हैं। अब आ गया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी के बारे में इनकी कोटेशन है कि निस्तेज वाला, और वो 2-3 कोटेशन देख लेना। भारत छोड़ो आंदोलन, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर, जस्टिस पार्टी, पेरियार, ये वो हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था, विरोध किया था। सीपीआई, जस्टिस पार्टी और अंबेडकर और सावरकर, ये सब किसका विरोध कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का। अब हाँ, मैं तो मतलब किससे, एमएन
रॉय से, वो भी किसका विरोध कर रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन का। अब ये मूल क्या है इसमें, क्यों ये विरोध कर रहे हैं? देखिए, इनके सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। एक इंटरेस्ट कॉमन है सीपीआई का और एमएन रॉय का। हालांकि सीपीआई से कोई संबंध नहीं है 1942 में एमएन रॉय का, वो तो अपनी खुद की पार्टी चलाते हैं। कौन सी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी चलाते हैं, तो कोई संबंध नहीं है सीपीआई से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवादी पार्टी, उसे कोई संबंध नहीं है। तो हाँ, इन पर विचार एक हैं दोनों के, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे समय में शुरू हुआ है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये पीक के ऊपर है और जल्दी ही कोई ना कोई निर्णय होगा, क्योंकि अब युद्ध अंतिम स्तर पे पहुंच चुका है। हिटलर ने पूरा जोर लगा दिया है और इस तरफ से अमेरिका भी कूद गया है, उसने भी पूरा जोर लगा दिया है। ब्रिटेन फ्रांस के जोर तो खत्म हो चुके हैं। अब रशिया में स्टालिन जरूर थोड़ा जोर लगा रहा है। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीक पे पहुंचा है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या छेड़ रही है? भारत छोड़ो आंदोलन। अगर कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ती है तो इससे किसके नाक में दम होगा? ब्रिटेन के। इसका तात्पर्य है अगर ब्रिटेन के नाक में दम होता है और ब्रिटेन का ध्यान भारत की तरफ जाता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ उसका ध्यान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे में जो मित्र राष्ट्र है उनको नुकसान होगा। और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन है? आपके ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है और रूस है, या यूएसएसआर कह लो। ये चार मुख्य देश है, चीन भी है, लेकिन चार तो मुख्य हैं ही। अब ये सीपीआई भी तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका ध्यान किसकी ओर है? यूएसएसआर की ओर है। और हिटलर ने किस पे हमला कर रखा है? यूएसएसआर के ऊपर। और एमएन रॉय का ध्यान भी किसकी ओर है? सोवियत संघ की ओर है। ऐसे में ये कहते हैं कि अगर ब्रिटेन को नुकसान होता है तो नुकसान होगा मित्र राष्ट्रों को, और मित्र राष्ट्रों को नुकसान होता है तो एक मित्र राष्ट्र सोवियत संघ, उसको भी क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसका मतलब फायदा किसको होगा? फिर फायदा होगा फांसीवादियों को और नाजीवादियों को। तब ये कहते हैं कि ये कांग्रेस है ना, ये किसकी संतान है? ये जो नाजीवाद और फांसीवाद है इसकी प्रतिनिधि है। फांसीवाद की नवजात प्रतिनिधि है ये नई नई पैदा हुई प्रतिनिधि है ये। इसका मतलब कांग्रेस है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का इनका सहयोग करी, इनका कहना ये है। तब ये कहते हैं तो फिर 1942 को जब इस आंदोलन को कुचला गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि घोषणा होते सब नेताओं को पकड़ के कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। तब आंदोलन का अब काम ठीक हो गया है। दो तरीके से युद्ध चल रहा है, बाहर चल रहा है फांसीवाद से युद्ध, और देश के अंदर भी किससे युद्ध चल रहा है? फांसीवाद से। और सारी फांसीवादी शक्तियां कहां भेज दी गई है? जेल भेज दी गई है। तो ऐसे करके और ये फिर क्या करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं। हमने ये देखा कि किस किस का विरोध किया। समर्थन तो अभी करवाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ कौन सी राजनीति की है? इनकी नकारात्मक राजनीति की है, जिसमें वो विरोध करते हैं फांसीवाद नाजीवाद का, ब्राह्मणवादी पोंगापंथी का। वो विरोध और पूर्णतः विरोध नहीं, संशोधन करते हैं किसमें? मार्क्सवाद में। गांधीवादी राजनीति का विरोध करते हैं। हालांकि एक पुस्तक में वो समर्थन भी करते हैं। कौन सी में? 1 ईयर ऑफ नॉन वायलेंस, उसमें समर्थन भी करते हैं गांधीवाद, ठीक है कुछ मामलों में। और विरोध करते हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ये हमने एमएन रॉय के विचार किए विभिन्न मुद्दों के ऊपर, तात्कालिक मुद्दों के ऊपर ये क्या सोचते थे। अब एमएन रॉय के संदर्भ में करेंगे, वो नव मानवतावाद करेंगे। ये क्या है इसकी चर्चा करेंगे। फिर अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैकोबियन क्या होता है, 20वीं सदी का जैकोबियनवाद क्या है, एंटी कॉलोनियल थीसिस क्या है, कॉलोनियल थीसिस क्या है, लेनिन राय की बहस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी क्या होती है, रेडिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, ये बाद की चर्चा है। अभी तक इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।